नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को कुमार गौरव सर का जो करंट अफेयर वर्षिकांक का यह बुक आया है, इस बुक का यह तीसरा वीडियो पढ़ाऊंगा। इसके पहले दो वीडियो मैं पढ़ा चुका हूं। जो विद्यार्थी उस दो वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। हम आ जाते हैं, जो मेरा टॉपिक छूटा था राजपथ और कर्तव्य पथ, इसके आगे के जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक को पढ़ाएंगे। इस टॉपिक का जो पहला लाइन है वह है 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ नाम से मशहूर सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ के रूप में उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। इस क्षेत्र के नए सिरे से विकास सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जाएगा। इंडिया गेट के पास ही सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, जहां पर पहले कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा स्थापित थी। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में हिस्सा लेने के लिए किंग जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे। तो ये क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक जीके का भी है। तो कब आए थे जॉर्ज पंचम? 1911 में, ठीक है, दिल्ली दरबार में हिस्सा लेने के लिए। और उनके सम्मान में ही ब्रिटिश काल में इस रोड का नाम किंग्स वे रखा गया। क्या रखा गया? किंग्स वे। आज़ादी के बाद ही सेंट्रल विस्टा का नाम राजपथ में बदल दिया गया था। इससे मिलने वाली एक सड़क का नाम क्वींस वे रखा था, जिसे अब जनपथ के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास स्थित छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। यह प्रतिमा पूरी तरह से हस्तनिर्मित है, जिसके निर्माण में पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया है। नेताजी की यह प्रतिमा उनकी होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर स्थापित की गई है, जिनका अनावरण जनवरी 2022 में उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया। अगला है आपका, वह राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर। इसके बारे में देखते हैं। तो सितंबर 2022 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में 5वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया है। इस वर्ष पोषण माह के अवसर पर भारत के आयोडीन मैन के रूप में प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर चंद्रकांत एस पांडे ने भारत के कुपोषण से लड़ाई में मोटे अनाज के महत्व पर चर्चा की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका पोषण अभियान के बारे में पहले जान जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पोषण अभियान के उद्देश्यों पर ध्यान देते हुए सरकार ने समेकित पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में पोषण 2.0 आरंभ किया है। आगे देखते हैं। भारत का पहला जैव गांव यानी बायो विलेज, इसके बारे में देखेंगे। तो त्रिपुरा में भारत के पहले जैव गांवों की मान्यता दी गई है। सिपाहीजला जिले के दासपारा गांव को पहले जैव ग्राम के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये गांव भारत के पहले संशोधित जैव गांव है, जहां पर पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कृषि और कृषि संबंधित कार्यों में जैविक उर्वरक का ही उपयोग और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक इत्यादि। ये सब मतलब कि इसमें उर्वरक का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी निदेशालय ने इस पहल को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह। कौन है? मणिक शाह हैं। कोक बरोक भाषा जो है त्रिपुरा की मूल भाषा है। कौन सी? कोक बरोक भाषा जो है त्रिपुरा की मूल भाषा है। फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड, इसके बारे में देखेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड की शुरुआत की है। यह राइड 75 प्रतिष्ठित स्थानों के लिए एक अखिल बाइक सवारी है, जो 75 बाइकर्स द्वारा पूरी की जा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य युवाओं और बच्चों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक करना है। फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी जान जाते हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा फिटनेस को लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के दृष्टि से शुरू किया गया था।
फिट इंडिया मूवमेंट को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है। यह छात्रवृत्ति पहली बार उन सैनिकों के वंशजों और भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों को प्रदान की गई जो 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों देशों ने आपसी रिश्तों में न केवल पारस्परिक रूप से मजबूत किया बल्कि भविष्य की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए इस पर लगातार कार्य किया है। आगे है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक शहर लोथल को राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है। आगे आपका इस परियोजना को विभिन्न चरणों चरण 1B और चरण 2 में पूरा किया जाएगा। इसका पहला चरण मार्च 2024 को पूरा कर लिया जाएगा। लोथल हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। क्या है? लोथल जो है हड़प्पा शहर का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। आगे है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। इसके बारे में देखते हैं तो 10 सितंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के दिवंगत के नाम पर रखा गया। किबिथु सैन्य शिविर का नाम रखा गया है। वहीं सीएम पेमा खांडू ने बालोंग के किबिथु तक 22 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम जनरल बिपिन रावत मार्ग रखा है। इस अवसर पर जनरल रावत के आदमकद भित्ति चित्र का भी अनावरण किया गया है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने वर्ष 1999 से 2000 तक किबिथु में कर्नल के रूप में अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल की कमान संभाली थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका नए सम्राट किंग्स चार्ल्स तृतीय के बारे में। तो 11 सितंबर 2022 को किंग्स चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए हैं। 73 वर्षीय चार्ल्स ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के नए राजा घोषित किए गए, जिनकी ताज पोशी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में की गई। ये देखिए इनका अच्छा सा चेहरा दिख रहा है, ये आप लोग इनको देख सकते हैं। अब किंग्स चार्ल्स राष्ट्रमंडल के प्रमुख और यूके के अतिरिक्त 14 कॉमनवेल्थ देश के भी राजा बन गए हैं। यह किंग्स चार्ल्स नाम से इंग्लैंड के तीसरे सम्राट हैं तथा किंग्स चार्ल्स प्रथम 1625 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के राजा के रूप में अपने पिता जेम्स प्रथम के उत्तराधिकारी बने थे। किंग्स चार्ल्स द्वितीय जो थे ये 1660 से 1685 ईस्वी तक ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के राजा रहे थे। अगला है हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय रानीगढ़ी के बारे में देख लेते हैं। तो लगभग 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए हरियाणा की राखीगढ़ी में विश्व की सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय बनाया जा रहा है। राखीगढ़ी में बन रहे इस म्यूजियम में फोटोग्राफ लैब्स तैयार की गई है, जिसमें चित्रों के माध्यम से आगंतुक राखीगढ़ी के इतिहास को जान सकेंगे। पहली बार हरियाणा में किसी म्यूजियम में किड्स जोन का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि बच्चे भी खेल खेल में अपने इतिहास से अवगत हो सकें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने राखीगढ़ी गांव में पहली बार 1963 में खुदाई शुरू की थी और इसके बाद 1998 से 2001 के बीच डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में ASI ने फिर खुदाई शुरू की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका पुणे के दक्कन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे के नेतृत्व में 2013 से 16 व 2022 में राखीगढ़ी के उत्खनन कार्य हुआ। सिंधु नोट में देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अहेली खादी फैशन शो के बारे में देखेंगे तो 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट गांधीनगर में किया गया। युवा दर्शकों और वैश्विक बाजार तक पहुंचने के उद्देश्य से और खादी को एक कपड़े के रूप में लोकप्रिय बनाने और पारंपरिक एवं समकालीन फैशन में इसके उपयोग के प्रदर्शन करने से इसका आयोजन किया गया
है। अहेली खादी का अर्थ होता है शुद्ध खादी और फैशन शो के दौरान इसी का प्रदर्शन किया जाता है। योग के परिधान स्वाधा को अब संचार के एक प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसे निफ्ट के डिजाइन द्वारा तैयार किया गया है। सिनेमा पर्यटन नीति, इसके बारे में देखेंगे तो सिनेमा पर्यटन नीति के बारे में तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की है। इस नीति का उद्देश्य जो है राज्य में निवेश लाने, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुगम और फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता की चुनौती को बढ़ावा देना है। सरकार सभी भाषाओं के फीचर फिल्मों, वृत्तचित्र फिल्मों और ब्रांड संबद्धता, वेब और टीवी श्रृंखला वृत्तचित्रों के उत्पादन के योग्य खर्चे के 25% या निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के बाद दी गई अधिकतम सीमा पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। वेलनेस दिवस के बारे में देखते हैं तो वेलनेस दिवस जो है झारखंड के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। यह दिवस छात्रों में अच्छे स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाएगा। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद JCERT की पहल के तहत शिक्षकों को स्कूली स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वास्थ्य दूत के रूप में 19 जिलों के लगभग 24,000 शिक्षकों और 11,500 स्कूलों का चयन किया गया है। उसके आगे देखते हैं लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र तिरुपति। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र का उत्पादन पूर्व चरण का शुभारंभ किया गया है। यह संयंत्र वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस शहर में स्थापित 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूहों में से एक है। वर्तमान में इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 270 मेगावाट प्रति घंटा है, जो भारत की वर्तमान ज़रूरतों का लगभग 60% है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, सुनने और पहनने योग्य उपकरण जैसे अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामानों के सेलों का भी उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में भारत लिथियम आयरन सेल की अपनी कुल ज़रूरतों की पूर्ति मुख्य रूप से चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, हांगकांग से आयात के जरिए करता है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, इसके बारे में देखेंगे तो तेलंगाना विधानसभा ने 13 सितंबर 2022 को वानिकी विश्वविद्यालय 2022 की मंजूरी के बाद भारत में अपनी तरह का यह पहला विश्वविद्यालय होगा। विश्व स्तर पर रूस और चीन में वन विश्वविद्यालय होने के साथ यह वानिकी का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। विश्वविद्यालय का उद्देश्य जो है वन संसाधनों के संरक्षण प्रथम तथा सतत प्रबंधन के योग्य वानिकी पेशेवरों का उत्पादन करना और उद्योग तथा घरेलू जरूरतों की मांग को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण फसलों के प्रचार हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देना और उचित तरीके से विकसित करना। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में वन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान FCRI को पूर्ण विश्वविद्यालय में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल, इसके बारे में देखेंगे तो सीमा रक्षक बल BSF ने विश्व की पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है। इसमें 1 दिसंबर को इस बल की स्थापना दिवस पे सार्वजनिक किया गया। इसके बाद यह दल राजस्थान और गुजरात से सटी भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया जाएगा। BSF में वर्ष 2008 में पहली बार महिला प्रहरी की ड्यूटी लगाई गई थी। वहाँ राजस्थान में श्री गंगानगर में सबसे पहले CM पर BSF की महिला प्रहरियों का तैनात किया गया था। BSF के बारे में देख लेते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पे तैनात हैं। गठन जो है 1965 में ध्येयवाक्य जो है जीवन प्रयत्न कर्तव्य हो जाएगा। अब वर्तमान इसके निदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह। पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री, इसके बारे में देखते हैं तो भारत की दिग्गज कंपनी वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री स्थापित करेंगे। पहले यह फैक्ट्री महाराष्ट्र में लगने वाली थी। वेदांता गुजरात में 1000 एकड़ जमीन पर इस प्लांट को लगाएगी। वहीं फॉक्सकॉन इस प्रोजेक्ट की तकनीकी भागीदार के रूप में काम करेगी।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, इसके बारे में देखेंगे तो 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP का शुभारंभ किया है। नई राष्ट्रीय माल परिवहन नीति का उद्देश्य परिवहन क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटना और अगले 5 वर्ष में माल ढुलाई के लागत को GDP के 14 से 15% से घटकर 10% से कम करने का लक्ष्य है। आगे देखते हैं। आगे है, यह नीति जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट वर्ष 2022-23 में इस नीति की घोषणा की है। एकल खिड़की लॉजिस्टिक बाजार बनाएगी और रोजगार उत्पन्न कर MSME जो होती है को प्रतिस्पर्धी बनाएगी। यह लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के विकास हेतु एक व्यापार अंतर क्षेत्रीय और बहुक्षेत्राधिकार फ्रेमवर्क को निर्धारित करेगी। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल सुविधा और खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। 1,10,000 से अधिक गांवों के खुले में शौच से मुक्त होने के बाद अब पेयजल, स्वच्छता और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। डिजिटल एड्रेस सिटी, इसके बारे में देखेंगे तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहाँ पे हर आदमी का डिजिटल एड्रेस होगा, यानी मात्र एक कोड से पूरा पता और घर का लोकेशन मिल जाएगा। इंदौर अब भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी और वन नेशन वन एड्रेस के सपने को साकार करने जा रहा है। इंदौर के कुछ युवाओं ने पता नाम से एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे किसी भी एड्रेस को आसानी से ढूंढा जा सकता है। पर्यटन और संस्कृति राजधानी वाराणसी, इसके बारे में देखते हैं तो समरकंद उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक में वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया। वर्ष 22-23 के दौरान वाराणसी में कई सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वाराणसी, इसका प्राचीन नाम काशी है। इसकी राजधानी बनारस या वाराणसी थी। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली भी रही है। यह भारत का सबसे पुराना संस्कृत कॉलेज जोनाथन डक्कन द्वारा 1791 ईस्वी में कार्नवालिस के शासनकाल के दौरान स्थापित किया गया था। एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नैनो खाद प्लांट, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार हो गया है, जिससे सरकार की मंजूरी मिलते ही उत्पादन आरंभ हो जाएगा। इफ्को की भारत की पहली नैनो खाद की इकाई गुजरात स्थित कलोल में लगी थी, जिसका शुभारंभ मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। दूसरे चरण में आंवला, बरेली, फूलपुर, प्रयागराज में इकाइयां स्थापित की गई हैं। तीनों प्लांटों से इफ्को ने सालाना 32 करोड़ बोतल नैनो यूरिया के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो 37 करोड़ मीट्रिक टन सब्सिडी वाले यूरिया का जगह लेगा। किसानों के लिए यह खाद यूरिया से सस्ती होगी और 45 किग्रा वाली एक बोरी जहां 267 रुपये में मिलती थी, वहीं इसकी ज़रूरत की पूर्ति वाली आधा लीटर लिक्विड नैनो खाद की बोतल 240 रुपये में ही मिल जाएगी। महिला विधायकों का एक दिन आरक्षित। 19 सितंबर 2022 को शुरू हुए उत्तर प्रदेश की विधान मंडल के मानसून सत्र में पहली बार विधानसभा में 22 सितंबर को महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। भारत में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। इस दौरान विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद महिला प्रतिनिधियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में 47 और विधान परिषद में 6 महिलाएं सदस्य हैं। कितनी है? विधानसभा में 47 और विधान परिषद में 6। आगे देख लेते हैं नोट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 है। राज्यसभा सीटें 31 है। विधानसभा सीटें कितनी है? 403 है। अब विधान परिषद सीटें जो हैं 100 हैं। कितनी है? 100।
आगे देखेंगे नीलकुंजरी, क्या है, नीलकुरुंजी। इनके बाद में पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग की कुरजी फूल खिले हुए हैं। नीलकुरजी के ये फूल 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। ये आखिरी बार 2006 में खिले थे। इसके बाद 2018 में खिलने की उम्मीद थी, लेकिन उस वर्ष नीलकुरुंजिनियाँ नहीं देखी गई थी। पर्यावरणविदों के मुताबिक फूलों के खिलने में देरी का कारण जलवायु परिवर्तन है। नीलकुरुजी फूल, इसके बारे में देखेंगे तो यह इसका वैज्ञानिक नाम स्ट्रोविलेंथेस कुथियानस है और यह पश्चिमी घाट के 16 वनों के लिए स्थानिक है। यह पौधा अकैथेसी और जीनस स्ट्रोविलिथस से संबंधित है। यह दुर्लभ प्रजाति का पौधा है जो आमतौर पर 1300 से लेकर 2400 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसे खिलने में 12 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का, क्योंकि नीलकुरुजी के फूलों के परागकण के लिए इतनी लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। एलाविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नीलकुरुंजी फूलों को खिलने के लिए विशेष भूमिका कार्य करता है। नीलगिरी पर्वत का नाम नीलकुरुजी फूलों से ही पड़ा है। नीलगिरी अर्थात नीला पहाड़। आगे देखते हैं नीति आयोग के तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान। 18 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समग्र डेटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग के तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है। आगे देखते हैं इससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। इसी दौरान नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य विशेषज्ञों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया जो आयोग द्वारा महाराष्ट्र को विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए सहायता दिए जाने से संबंधित था। कजाकिस्तान की नई राजधानी अस्थाना, इसके बारे में देखते हैं। तो कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर अस्थाना कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्थाना। इसके पूर्व 1991 में एक स्वतंत्र देश बनने के बाद कजाकिस्तान ने वर्ष 1997 में अपनी राजधानी को अलमाटी से अस्थाना स्थानांतरित कर दिया था। सोवियत काल में अस्थाना को तोसोलिनोग्राड कहा जाता था। इसके बाद कसीम जोमार्ट टोकायेव ने अपने पूर्व नेता के सम्मान में अस्थाना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया था। कजाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति ने राजधानी का नाम बदलने के साथ ही अपने कार्यकाल को बढ़ाकर 7 वर्ष करने के संविधान संशोधनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। खाद्य सुरक्षा एटलस, इसके बारे में देखेंगे। तो पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड तीसरा राज्य बन गया है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस उपलब्ध कराया है। ग्रामीण झारखंड 2022 का खाद्य सुरक्षा एटलस रांची में लॉन्च किया गया है। अंबेडकर सर्किट, 28 सितंबर 2022 को धर्मशाला में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटन ट्रेन की घोषणा की है। बजट सत्र से पहले भारत में नेशनल टूरिज्म पॉलिसी के तहत विकास भी और विरासत भी की तर्ज पर टूरिज्म सेक्टर का विकास किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सबसे पहले 2016 में अंबेडकर सर्किट या पंच तीर्थ का प्रस्ताव रखा था। इस पंच तीर्थ में जन्म भूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली शामिल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के नए सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। स्वस्थ टैकाथॉन के बारे में देखेंगे। तो 26 सितंबर 2022 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टैकाथॉन नामक प्रतियोगिता लॉन्च की गई है। यह खिलौने के सृजन और विनिर्माण में कचरे के उपयोग के लिए समाधान की खोज करने का एक प्रयास है। स्वच्छ टैकाथॉन यह जो सेवा दिवस से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक के स्वच्छता दिवस तक
स्वच्छता से संबंधित कदमों को बढ़ावा देने हेतु किए जाने वाले कार्यकलापों का एक पखवाड़ा है। इसका उद्देश्य जो है सूखे अपशिष्ट का उपयोग करके खिलौनों की डिजाइन में नवोन्मेष लाना है। आगे आपका एबोर्ड ऑफ यूनिकॉर्न। एबोर्ड ऑफ यूनिकॉर्न के बारे में देखते हैं तो असम सरकार द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे के जले हुए सिंहों के राख से एक स्मारक का निर्माण किया है और एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से इस गैंडे की 3 मूर्तियां हैं। एक वयस्क नर, दूसरा एक वयस्क माता और एक गैंडे का बच्चा है। गैंडे की मूर्तियां बनाने के लिए शिकारियों और तस्करों से जब्त किए गए 2479 गैंडों के सींगों को जलाने से प्राप्त राख और प्राकृतिक रूप से मरने वाले जानवरों की एकत्र की गई राख का उपयोग कर कंक्रीट मिश्रण में किया गया था। भारत का पहला कोचिंग हब जयपुर। भारत का पहला कोचिंग हब जयपुर, इसके बारे में देखेंगे तो राजस्थान के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बेहतर सुविधाएं देने और कोचिंग संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से स्थान उपलब्ध कराने के लिए जयपुर ने प्रतापनगर को भारत का पहले कोचिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह राज्य सरकार की एक अनूठी परियोजना है जिसके माध्यम से देश प्रदेश के छात्र छात्राओं को एक ही परिसर में सभी शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पार्किंग, ट्रैफिक जाम आदि की समस्या से परे यह स्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुकूल स्थान होगा। इस कोचिंग हब में करीब 70,000 विद्यार्थी शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ लेकर अपना करियर बना सकेंगे। विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल। 29 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में विश्व के सबसे बड़े सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है। सबसे बड़े सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है। ब्राइब्रेंट गुजरात ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 के दौरान फोरसाइट ग्रुप ने गुजरात में इस सीएनजी टर्मिनल की स्थापना के लिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड जीएमबी के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। आगे सीएनजी टर्मिनल के अतिरिक्त यह बंदरगाह भावनगर जिले के भविष्य की आवश्यकताओं के वाहन स्क्रैपिंग, कंटेनर उत्पादन, दूसरे मेगा प्रोजेक्ट विशेषकर धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, धोलेरा एसआईआर जैसी आगामी परियोजनाओं की जरूरतों को भी पूरा करेगा। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम और नूह जिलों के अरावली पर्वत श्रृंखला में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। जंगली सफारी योजना के साकार होने के बाद एनसीआर में पर्यटक को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आगे देखते हैं। वहीं परियोजना का प्रबंधन करने के लिए एक अरावली फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उसके बाद है देखिए पुल्लमपारा ग्राम पंचायत तिरुवनंतपुरम। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पुल्लमपारा ग्राम पंचायत डिजिटल रूप से साक्षर देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए डीजी पुल्लमपारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। यह प्रोजेक्ट कॉलेजों या कुटुंबश्री इकाइयों और अन्य स्वयं सहायता समूहों के स्वयं सेवकों की सहायता से चलाया गया था। राज्य सरकार ने लगभग 800 सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है जिसका अधिकतम उपयोग डिजिटल रूप में साक्षर आबादी कर सकती है। द मेडिसिन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। उच्चतम न्यायालय ने भारत में सभी महिलाओं को विवाहित या अविवाहित महिला सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की है। इससे द मेडिसिन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को विस्तारित किया है जो अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भ को समाप्त करने से रोकता है। 1971 और इसके नियम 2003 के तहत 20 सप्ताह से 24 सप्ताह की गर्भवती अविवाहित महिलाओं को पंजीकृत चिकित्सकों की मदद से गर्भपात करने का अधिकार नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के नवीनतम संशोधित वर्ष 2021 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत
प्रजनन स्वायत्तता और गरिमा और निजता के अधिकार। अविवाहित महिला को ये चुनने का अधिकार देते हैं कि विवाहित महिला के समान ही बच्चे का जन्म देना है या नहीं। 20 से 24 सप्ताह के बीच की गर्भावस्था वाली सिंगल या अविवाहित महिलाओं को गर्भपात करने से रोकना, जबकि विवाहित महिलाओं को ऐसी स्थिति में गर्भपात की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 24 का उल्लंघन होगा। यह अधिनियम का उद्देश्य महिला के प्रजनन और निर्णयात्मक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में शामिल करना है। शांति और अहिंसा विभाग, इसके बारे में देखते हैं। तो 1 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग के गठन के लिए कैबिनेट की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह कला और संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में 2022-23 में प्रदेश में अलग से शांति और अहिंसा विभाग के गठन की घोषणा की थी। यह विभाग प्रदेश में गांधी जी के संदेश को प्रदेश के निचले स्तर तक पहुंचाने और आपसी भाईचारा को बढ़ाने के लिए काम करेगा। आगे देखते हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसान, इसके बारे में है क्या? तो रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों कौन कौन सा, डोनेट्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया और खेरसान को रूस में मिलाने की घोषणा की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 30 सितंबर को खेरसान और जापोरिजिया क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए आदेश जारी किए और 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की सेना भेजे जाने के तुरंत बाद दक्षिणी खेरसान क्षेत्र और पड़ोसी जापोरिजिया के हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया था। रूस ने इन क्षेत्रों को स्वतंत्रता को तब मान्यता दी है जब कुछ दिनों पहले उसने जनमत संग्रह करवाया था। यूक्रेन और पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने जनमत संग्रह के लिए हुए मतदानों में गैर कानूनी बताया। भारत 30 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और अल्बानिया की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा, जिसमें रूस के अवैध जनमत संग्रह और यूक्रेनी क्षेत्रों पर उसके अधिकार की निंदा की, परंतु रूस के वीटो से यह प्रस्ताव रद्द हो गया था। महात्मा गांधी की प्रतिमा, भारत की विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 3 से 4 अक्टूबर की ओमान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां पहली महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। और ओमान की राजधानी देखेंगे तो वह क्या है, मस्कट है। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, क्या है, राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, इसके बारे में देखेंगे। तो 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इन आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। पहला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। नए स्कूल का शैक्षणिक सत्र जो है 2022 से 23 से शुरू होगा। मेरिट के आधार पर वेदभूषण चतुर्थ कक्षा 9, वेदभूषण 5वीं कक्षा 10, वेदभूषणम प्रथम कक्षा 11 और वेदभूषणम द्वितीय कक्षा 12वीं में प्रवेश दिया जाएगा। पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल के साथ पहाड़ी समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है। मार्च 2020 में गठित न्यायमूर्ति GD शर्मा आयोग की सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में पहाड़ी लोगों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 7% ST कोटे का प्रावधान है। गुज्जर और बकरवाल को अप्रैल 1991 से अनुसूचित जनजाति का लाभ मिल रहा था, जबकि पहाड़ी समुदाय को जनवरी 2020 से OBC श्रेणी में 4% का कोटा दिया गया था। पहाड़ी समुदाय 1975 से ही अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग की जा रही थी।
आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें 9वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 338 ए को जोड़ा गया, जिसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक निकाय बनाया गया। भारत के वर्तमान जनजाति कार्य मंत्री जो हैं श्री अर्जुन मुंडा हैं। कौन? मुंडा अर्जुन मुंडा। ठीक, आगे देखेंगे प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन। उत्तर प्रदेश की वीर और साहसी महिलाओं के नाम पर 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल PAC की महिला बटालियन स्थापित की गई है। यह बटालियन बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में स्थापित की गई। इन 3 बटालियनों का नाम रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति शुरू किया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में नियुक्ति हेतु महिलाओं को 20% आरक्षण रखा गया, ताकि महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ साथ उनके आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आगे, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। गुजरात के मढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। इसके लिए गांव में बैटरी ऊर्जा भंडारण VESS का प्रयोग किया जाएगा। दिन के समय घरों में लगे सोलर पैनलों से बिजली पैदा होगी, जबकि सूर्यास्त के बाद VESS के माध्यम से निवासियों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इस पहली परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। इसके साथ ही मडोरा गांव के सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग और 3D प्रोजेक्शन भी सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित होंगे। ऑनलाइन जुए और गेम का अध्यादेश 2022, इसको हम देखते हैं तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध और ऑनलाइन गेम के नियमन अध्यादेश 2022 का एक अध्यादेश की अपनी स्वीकृति दी है। इसके साथ तमिलनाडु में यह प्रभावी हो गया है। 1 अक्टूबर 2022 को इन नियमों के तहत स्थानीय ऑनलाइन गेम प्रदाता पंजीकरण के बाद ही सेवा प्रदान कर सकते हैं, जो 3 साल के लिए वैध हैं। इसके तहत एक गेमिंग प्राधिकरण भी बनाया जाएगा, जो गेम ऑफ चांस की पहचान करेगा। जस्टिस KG बालकृष्णन आयोग, इनके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग गठित किया है, जो उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले में जांच करेगा जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित धर्मों के अतिरिक्त दूसरे धर्म परिवर्तित हो गए हैं। राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। मौजूदा अनुसूचित जाति के कुछ प्रतिनिधियों ने मौजूदा अनुसूचित जातियों के सदस्यों पर इसके नकारात्मक प्रभाव के कारण नए व्यक्तियों के अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर आपत्ति जताई है। आगे, भारत का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कौन? भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के नाथिया नवा गांव में स्थापित देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया है। मिलेट मिशन के अंतर्गत स्थापित यह इकाई भारत की सबसे ज़्यादा क्षमता वाली इकाई है, जिसकी वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 10 से 12 हज़ार टन है। इस प्रसंस्करण इकाई में 7 प्रकार के मशीनों द्वारा कोदो, कुटकी, रागी को प्रसंस्कृत कर कोदो, कुटकी, रागी से चावल तथा इनका दलिया, सूजी, आटा, सेवई, पास्ता, सूप, मिक्स, बिस्किट, कुकीज, लड्डू इत्यादि बनाए जाएंगे। आगे देखते हैं, भारत का पहला बहु कला सांस्कृतिक केंद्र। ईशा अंबानी ने मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर नामक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। यह केंद्र उनकी माता नीता मुकेश अंबानी को समर्पित है। कला के क्षेत्र में यह सांस्कृतिक केंद्र देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। सपनों का शहर मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नीता मुकेश अंबानी
कल्चरल सेंटर को बनाया जाएगा, जिसमें एक 3 मंजिला इमारत में परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट का प्रदर्शन होगा। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, इसके बारे में देखते हैं तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश ने अपनी तरह का यह वाटर स्पोर्ट्स सेंटर भारतीय खेल प्राधिकरण SAI और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इसमें 40 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग में भाग लेंगे। यहाँ पे अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं तथा लड़के एवं लड़कियों की छात्रावास और प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलेंगी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जिसे वर्ष 2015 में न्यायालय ने श्रेया सिंघल मामले में खत्म कर दिया था। रद्द की गई धारा के तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले व्यक्ति को 3 साल की जेल और साथ ही जुर्माना लग सकता है। शीर्ष अदालत ने 24 मार्च 2015 को यह कहते हुए प्रावधान को हटा दिया था कि जनता को जानने का अधिकार सीधे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A से प्रभावित होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय। इसके बारे में देखेंगे तो अमेरिका के न्यू जर्सी में महात्मा गांधी के जीवन के संदेश को समर्पित अमेरिका का पहला संग्रहालय आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यह अमेरिका में राष्ट्रपिता का समर्पित पहला संग्रहालय है। संग्रहालय में कलाकृतियों के साथ साथ डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन है, जिसमें आगंतुक शांति अहिंसा के प्रेरणा स्रोत के रूप में विश्व विख्यात हस्ती की जीवन की घटनाओं को देख और सुन सकते हैं। इसमें आदित्य बिरला समूह और न्यू जर्सी स्थित गांधी सोसाइटी की साझेदारी में विकसित किया गया है। इसे आगे भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज, इसके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी है। यह पुल भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज होगा। पुल की संकर संरचनात्मक व्यवस्था इसे एक संरचनात्मक लाभ देगी, जो इसे किफ़ायती के साथ साथ सौंदर्य की दृश्य सुखद बनाएगी। इसमें कई अनूठी विशेषताएं होंगी, जैसे नदी के पार सबसे लंबा कांच का पैदल मार्ग, गोपुरम जैसे तोरण, सिग्नेचर लाइटिंग और एक बड़ी नौवहन अवधि। इसे पूरा होने के बाद पुल हैदराबाद और तिरुपति के बीच की दूरी को 80 किलोमीटर कम कर देगा। हिंदी में MBBS का पाठ्यक्रम, मतलब आप डॉक्टरी भी हिंदी में पढ़ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब मेडिकल और जल्द इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी। भारत के 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पुस्तकों का अनुवाद शुरू हो चुका है। अब कुछ ही समय में देश के सभी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल शिक्षा लेने की शुरुआत करेंगे। IIT 16 से बढ़कर 23 और IIM 13 थे, जो अब 20 हो गए हैं। भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक, इसके बारे में देखेंगे। ढुलाई रैक है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेल स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है। भारत की पहली एल्युमिनियम के डिब्बों वाली मालगाड़ी का गंतव्य बिलासपुर है। रेलवे ने RDSO, BESCO और हिंडाल्को की मदद से यह रैक तैयार करवाए हैं। यह एल्युमिनियम की रैक होने की वजह से यह सामान्य स्टील रैक से 3.23 टन हल्के हैं। यह कार्बन फुट प्रिंट को कम करेगा, क्योंकि ईंधन की कम खपत और माल का अधिक परिवहन होगा, तथा यह एकल रैक अपने जीवन काल में 14,500 से टन से अधिक CO2 बचा सकता है। इसकी लागत सामान्य लागत से 35% अधिक है, क्योंकि इसमें सभी संरचना जो है एल्युमिनियम की बनी है। बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट अयस्क से ही एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। आगे है आपका वह भाषा केंद्रों की स्थापना। भाषा केंद्रों की स्थापना में देखेंगे तो केंद्र सरकार द्वारा 22 भाषा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं
में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करना और इन केंद्रों की स्थापना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की भारतीय ज्ञान प्रणाली के पहल के तहत की जाएगी। ये भाषा केंद्र जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप होंगे। नोट देख लेते हैं इसमें क्या क्या उद्देश्य है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट में देखिएगा तो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुछ 22 भाषाएं हैं। भारत में तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा उड़िया शास्त्रीय भाषाएं। कौन कौन? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा उड़िया जो है संस्कृत शास्त्रीय भाषाएं हैं। पंबन रेल पुल, इसके बारे में देखते हैं तो तमिलनाडु में भारत के पहले ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल का उद्घाटन आगामी कुछ दिनों में किया जाएगा। यह रेल पुल भारतीय मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ेगा। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जिसका पुल के नेविगेशन स्नैप को 17 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से जहाज की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। यह पुल दक्षिणी रेलवे जोन में आता है, जिसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह पुल बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स, इसमें देखेंगे तो इंटरपोल ने नई दिल्ली में 90वें इंटरपोल जनरल एम्बेसी की एक सेशन में पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है। इंटरपोल मेटावर्स के माध्यम से विश्व के इंटरपोल मुख्यालय से वर्चुअल माध्यम से वहां पे कार्य कर रहे अधिकारियों से सीधा जुड़ा जा सकता है। इस मेटावर्स की मदद से फॉरेंसिक जांच और अन्य पुलिस कौशलों में प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम में सीधे जुड़ा जा सकता है। यह सुविधा इंटरपोल की सुरक्षा गाइडलाइन के माध्यम से की गई है। किसके? इंटरपोल की सुरक्षा गाइडलाइन के माध्यम से की गई है। इसमें विकास के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंटरपोल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य के साथ भागीदारी की है। इंटरपोल की स्थापना हुई है 1923 में। मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा, बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा BSF के महानिदेशक अजय सिंह ने उत्तर बंगाल फ्रंटियर में जलपाईगुड़ी सेक्टर के तहत 40वें बटालियन BSF की भारत बांग्लादेश सीमा पर नवनिर्मित BOP कृष्णा बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा का 20 अक्टूबर 2020 का उद्घाटन किया है। बांग्लादेश सीमा की विशिष्टता और वर्तमान परिदृश्य में BSF द्वारा अपनाए जाने वाले सीमा सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और सीमा पार अपराधियों के साथ राष्ट्र विरोधी तत्वों को नापाक गतिविधियों पर लगाम लगाने की 24 घंटे सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है न्यूजीलैंड की संसद में 50% महिला सांसद हैं। इसके बारे में देखेंगे तो न्यूजीलैंड की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुष से ज़्यादा हो गई है। लेबर पार्टी की सोरया पेके मेसन ने पूर्व स्पीकर ट्रेवर मलार्ड की जगह संसद में शपथ ली, जिसके साथ ही संसद में 60 महिलाएं और 59 पुरुष सांसद हो गए हैं। ऐसा न्यूजीलैंड के इतिहास में पहली बार हुआ जब संसद में कम से कम 50% महिलाएं प्रतिनिधित्व हैं। न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। वो 1893 में वर्ष 1893 में यह देश महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला राष्ट्र बना था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। इसमें देखेंगे तो विश्व के सबसे महान फिल्मकारों में शुमार सत्यजीत रे की आइकॉनिक पिक्चर फिल्म पाथेर पंचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया। पाथेर पंचाली फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, जो विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखित इसी नाम की 1929 में आई नावल पर आधारित है। फिल्म की स्टार कास्ट में थेर पंचाली में सुबीर बनर्जी, कानू बनर्जी, करुणा बनर्जी, उमा दासगुप्ता, पिनाकी सेनगुप्ता और चुनी बाला देवी ने अभिनय किया था। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में
फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए लोगों को पैदल चलने के लिए और दौड़ने की आदत डालना है। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत 2020 में की गई थी और वह दूसरा संस्करण 2021 में आयोजित किया गया था और ये तीसरा संस्करण है, इसलिए 3.0 है। भूल भुलैया उद्यान, देखो अब एवं भुलाएंगे तो क्या होगा, भूल भुलैया उद्यान या मियावाकी वन। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में, किसमें, एकता नगर में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और एक मियावाकी वन का उद्घाटन किया है। यह उद्यान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चारों ओर विकसित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान यंत्र के आकार में जो 2100 मीटर व मार्ग के साथ 3 एकड़ में फैला है। अब देखते हैं मियावाकी वन के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो मियावाकी वन एक जापानी भाषा के वनस्पति शास्त्री डॉक्टर अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित तकनीक के नाम पर रखा गया है। इसके तहत विभिन्न प्रजातियों के पौधे एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं जो अंततः घने शहरी जंगल में विकसित हो जाते हैं। इस विधि के प्रयोग से पौधों की वृद्धि 10 गुना तेजी होती है, जिसके फलस्वरूप विकसित वन 30 गुना अधिक सघन होता है। मियावाकी पद्धति के माध्यम से एक वन को केवल 2 से 3 वर्षों में ही विकसित किया जा सकता है, जबकि पारंपरिक पद्धति से इसमें कम से कम 20 से 30 वर्ष लगते हैं। आगे देखते हैं टू फिंगर टेस्ट पर रोक। अब इसमें क्या है देखिए, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली के बेंच के निर्णय के तहत 2 फिंगर टेस्ट करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी के साथ देश के पुलिस बलों और डॉक्टरों को इसे फैसले से अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस अदालत ने बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामलों में 2 उंगली के परीक्षण यानी 2 फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल को बार बार खारिज किया है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। दरअसल देश के कानून व्यवस्था में रेप केस की पुष्टि के लिए पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट को बलात्कार और यौन हमले की पीड़िता पर किया जाता है, जिस पे अब कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। 2 फिंगर टेस्ट को अक्सर कौमार्य परीक्षण यानी वर्जिनिटी टेस्ट भी कहा जाता है। यह टेस्ट यह जांचने के लिए भी किया जाता है कि महिला का हाइमन बरकरार है या नहीं। आगे देखते हैं मानगढ़ धाम के बारे में। 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम का आयोजन बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में भील आदिवासियों और जनजातियों के सदस्यों की एक सभा को संबोधित करते हुए किया है। इस कार्यक्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। मानगढ़ धाम के बारे में देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात की सीमा पे बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति की पहाड़ी पर मानगढ़ धाम स्थित है। 17 नवंबर 1913 को गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। आगे देखेंगे हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर यानी योटा डेटा सेंटर के पहले टावर योटा D1 का लोकार्पण ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इसका निर्माण ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 के तहत किया गया है। योटा D1 डेटा सेंटर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे दिया है, यह अत्याधुनिक डेटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है, जिसे 5000 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है। हीरानंदानी ग्रुप 20 एकड़ में फैले इस डेटा सेंटर पार्क में कुल 6 डेटा सेंटर होंगे इसमें, और 7 मंजिला योटा D1 इस लकड़ी का पहला भाग है। यहाँ से पब्लिक क्लाउड सर्विस, साइबर सिक्योरिटी और डिजास्टर रिकवरी समेत कई अन्य सेवाएं भी मिलेंगी। भारत का पहला फिश एक्वा पार्क के बारे में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री ने भारत का पहला एक्वा पार्क तथा उत्तर पूर्वी
भारत का पहला फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में बसाए जाने की घोषणा की है। पार्क अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन जीरो में स्थापित किया जाएगा। 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीली क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एकीकृत एक्वा पार्क की घोषणा की थी। अगला है डोनी पोलो हवाई अड्डा। डोनी पोलो हवाई अड्डा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की होलोगी में स्थित, कहाँ पे, होलोगी में स्थित है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण नी पोलो हवाई अड्डा, क्या, नी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में ईटानगर के रूप में करने को मंजूरी दी है। हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर इस राज्य की परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक सूर्य जिसे डोनी और चंद्रमा जिसे पोलो के प्रति सम्मान को, लोगों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2019 में होलोगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। आगे, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय। गुजरात में शंखेश्वर के श्रुति तीर्थ पांच विद्यापीठ में मानविकी, विज्ञान, धर्म और विषयों से जुड़ी प्राचीन पांडुलिपियों के संकलन और संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आने का अनुमान है। यह विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय होगा, जिसमें विद्यापीठ में 25,000 से अधिक पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं। अब तक 10,000 से अधिक पांडुलिपियाँ का संरक्षण और संशोधन किया जा चुका है। पुस्तकालय में प्राचीन शैली में तैयार जयपुर के दीर्घायु संगानेर कागज एवं उड़ीसा के ताम्रपत्र पर हाथ से बनी स्याही का इस्तेमाल कर कलम से पांडुलिपियों का पुनर्लेखन का संरक्षित करने का काम चल रहा है। भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन के बारे में देखते हैं तो अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड के गुजरात के मुंद्रा में भारत के सबसे बड़ी पवन टरबाइन की स्थापना की है। यह टरबाइन अडानी की स्वामित्व वाली सहायक मुद्रा विंड टेक लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है। 200 मीटर लंबे पवन टरबाइन की बिजली क्षमता जो है 5.2 मेगावाट है और ये लगभग 4,000 घरों की बिजली मुहैया करा सकती है। यह बिजली जो है बिजली के उत्पादन के मामले में सबसे बड़ी पवन टरबाइन है। पवन टरबाइन जनरेटर की हब की ऊंचाई जो 120 मीटर है, जो 40 मंजिल इमारत के बराबर स्टैचू ऑफ यूनिटी से अधिक है। भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक देखेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया है। ये पहले फेज में 100 ऐसे क्लिनिक खोले जाएंगे जहां सभी डॉक्टर्स और कर्मचारी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। प्रस्तावित 04 मोहल्ला क्लिनिक नई दिल्ली, मेहरौली, कोंडली और ओखला विधानसभा में होंगे। इससे पहले पूरी दिल्ली में 521 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, जिसमें महिला और पुरुषों दोनों की मुफ्त इलाज दिया जाता है। पहली बार पक्षियों की गिनती, क्या है, पहली बार पक्षियों की गिनती कैसे होगा, देखिए। नागालैंड राज्य के पक्षियों की सूची के लिए 4 से लेकर 7 सितंबर 2022 तक के दस्तावेजीकरण कार्यक्रम तोखु इमोग वर्ड काउंट का आयोजन हुआ है। इसका उद्देश्य नागालैंड की पक्षी विविधता के बारे में जागरूकता फैलाना और पक्षियों के खतरे वाले आवासों की ओर ध्यान आकर्षित करना है और क्या करना है। इस कार्यक्रम की अवधि में किसी भी या सभी दिनों में नागालैंड में कहीं से भी कम से कम 25 मिनट तक पक्षियों को देख और गिन सकते हैं। अमूल फाल्कन पक्षी ने नागालैंड को विश्व की पक्षियों के नक्शे पे लाकर खड़ा किया है। हार्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, त्योहार के नाम से जाना जाता है, जो नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है। आगे देखते हैं हम अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो।
इसके बारे में 4 से 6 नवंबर 2022 तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कोच्चि में आयोजित किया गया है। इसका विषय जो है आज़ादी @75 सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर और राज्य स्तर पर क्षमताओं का निर्माण करना और शहरी परिवहन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। यह शहरों में कुशल और उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन प्रणालियों को डिजाइन और कार्यान्वित करने का केंद्रित है। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के बारे में देखते हैं तो स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन होने का रिकॉर्ड बना है, जिसमें 100 डिब्बे और इस ट्रेन की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। रशियन रेलवे ने घोषणा की है कि उसने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध रेलवे सिस्टम की 175वीं वर्षगांठ पर विश्व की सबसे लंबी ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह ट्रेन यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। अल्बुला वर्निना रूट से होते हुए अल्विनियम और लैंडवासर से होकर चलती है। भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त को सुपरफास्ट के नाम से भारत के सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी, जो 3.5 किलोमीटर लंबी है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी देखते हैं तो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी है। इस घड़ी का उद्देश्य लोगों के वैदिक समय की गणना से परिचित कराना है। विश्व की बड़ी वैदिक घड़ी जो है काल गणना के केंद्र माने गए उज्जैन के जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला में अगले वर्ष 22 मार्च को गुड़ी पड़वा पर लगाई जाएगी। अगला जो है वह है भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे। ठीक है, डबल डेकर एक्सप्रेसवे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाए जाने की तैयारी है। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को 6 लेन या 8 लेन का बनाया जाएगा। इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को दिल्ली के चिल्ला फ्लाईओवर से होते हुए महामाया के पास जोड़ा जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए वर्ष 2002 से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनाया गया, जो 24.53 किलोमीटर लंबा, और इसे बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 103वां संविधान संशोधन, इसके बारे में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। अब 5 जजों की बेंच ने 3-2 से 103वें संविधान संशोधन को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संविधान के संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, जो प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इस पर असहमति जताई तथा मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने भी न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट के विचार पर सहमति दी। याचिकाकर्ताओं ने ईडब्ल्यूएस कोटा के कई पहलुओं पर सवाल उठाया था, जिसमें से यह भी शामिल है कि वह 1992 इंदिरा सहानी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण 50% की राष्ट्रीय सीमा को कैसे पार कर सकता और क्या इसमें संविधान के मूल ढांचे को बदल दिया है। 103वां संविधान संशोधन 2019 संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को शामिल किया जाएगा, ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022, लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2022 तक किया गया। इस प्रदर्शनी का विषय था द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ है। भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के WTM 2022 में भागीदारी की है। शून्य कार्बन
उत्सर्जन, इसके बारे में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। यह भारत में किसी पर्यटन स्थल के लिए पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को जाने की अनुमति होगी। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन, इसके बारे में देखेंगे तो भोपाल रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्तायुक्त पौष्टिक भोजन यात्रियों को प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। 1 से 5 तक की रेटिंग वाली फैसई पैनल में शामिल तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष के आधार पर किसी रेलवे स्टेशन को इस प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। 4 स्टार रेटिंग यात्रियों को सुरक्षा और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन द्वारा पूर्ण अनुपालन का संकेत देती है। इस प्रमाणीकरण वाले अन्य रेलवे स्टेशन से आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, दिल्ली छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन तथा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन शामिल हैं। तासी गंग, इसके बाद में देखेंगे तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश का तासी गंग है, जो 4650 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति जिले में स्थित गांव है। तासीगंज मतदान केंद्र को वर्ष 2019 में स्थापित किया गया व यहाँ के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वर्ष 2022 के मंडी लोकसभा उपचुनाव में इस मतदान केंद्र पर 100% मतदान हुआ था। तासीगंग गांव में 52 पंजीकृत मतदाता हैं, जिसमें से 30 पुरुष हैं और 22 महिलाएं शामिल हैं। इसमें पहले लाहौल स्पीति के हिक्किम पोलिंग बूथ को सर्वोच्च मतदान केंद्र होने का दर्जा हासिल है। वीरांगना सेवा केंद्र, इसके बारे में देखेंगे तो 10 नवंबर 2022 को 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने दिल्ली कैंट स्थित वीर नारियों की कल्याण और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र यानी VKS की शुरू किया है। इस परियोजना का आदर्श वाक्य जो है टेकिंग केयर ऑफ योर ओन नो मैटर व्हाट। इस प्रणाली में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिकायतों की स्थिति की निगरानी की जा सकती है और आवेदक को SMS और ईमेल के माध्यम से अपडेट भी प्राप्त होगी। लाभार्थियों को आंतरिक जुड़ाव और सहानुभूति बनाए रखने के लिए वीर नारियों को ही इस केंद्र के बतौर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह केंद्र जो है भारतीय सेना द्वारा विधवाओं और वीर नारियों और वीर गति को प्राप्त सैनिकों के निकटतम परिजन को वास्तविक देखभाल और सहायता प्रदान करने की दिशा में अपनी तरह एक विशेष पहल है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाने जा रही है। यह अत्याधुनिक फ्रंट हैंडलिंग फैसिलिटी 3 चरणों में बनाया जाएगा। इसकी कुल लागत जो है 1424 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से करीब 783 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस करेगी। गंगा विलास क्रूज सेवा, इसके बारे में देखेंगे तो वाराणसी के रविदास घाट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा विलास क्रूज के टाइम्स टेबल का विमोचन किया है। केंद्र सरकार ने 10 जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा। यह उत्तर प्रदेश के काशी से विश्व की सबसे बड़ी रिवर क्रूज यात्रा है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ 3200 किलोमीटर का सफ़र करीब 50 दिनों में तय किया जाएगा। 50 दिनों में यह यात्रा भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी तथा 50 से अधिक अहम जगहों पर रुकेगी, जिसमें विश्व के विरासत स्थल भी शामिल होंगे। इस यात्रा में क्रूज पर गीत, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिम आदि सुविधाएं भी यात्रियों को मिलेंगी। आगे देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। 16 नवंबर 2022 को 16 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के बंगरू स्थित
दहमी कला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर की शिलान्यास किया है। इस विश्वविद्यालय में जुड़े कॉलेजों के विद्यार्थी वकालत और न्यायिक क्षेत्रों में जाकर समाज को बेहतर सेवाएं देंगे और पीड़ित को न्याय दिलाने में अग्रणी रहेंगे। इस्पात का उत्पादन। भारत ने इस्पात क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में उल्लेखित प्रगति की है। जहां वह पहले इस्पात का बड़ा आयातक देश था, वहीं अब निर्यातक देश बन चुका है। वैश्विक स्तर पर भारत चीन के बाद इस्पात के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में सामने आया है। पिछले 8 वर्षों में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 50% से बढ़ोतरी के साथ 57.8 किलोग्राम से बढ़कर 68 किलोग्राम हो गई है। भारत की इस्पात की स्थापित क्षमता प्रति वर्ष 100 मिलियन टन से बढ़कर 150 मिलियन टन हो गई है और इस तरह इस्पात उत्पादन में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। नोट में देखेंगे तो लौह इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है, तो बोकारो झारखंड में, बोकारो झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऐसे आप लोग देखिए दुर्गापुर, यहाँ पे दुर्गा पूजा जो मनाई जाती है कहाँ पे मनाई जाती है, बंगाल में। तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं दुर्गापुर। ट्रिक वाली सारी वीडियो मैं ऐसे भी याद करवा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को ट्रिक का जब वीडियो बनाने लगेंगे तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम तो ऐसे ही याद किए थे, जैसे दुर्गापुर है तो दुर्गा पूजा वहाँ पर होती है पश्चिम बंगाल में, इसलिए दुर्गापुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे है मुक्त व्यापार समझौता के बारे में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने घोषणा की थी कि भारत के साथ देश का मुक्त व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच 2 अप्रैल 2022 को इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। व्यापार समझौते के मुख्य विशेषताएं हम देख लेते हैं तो इसमें 12,000 भारतीय उत्पादों में से 95% से अधिक को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में निःशुल्क मुफ्त पहुंच मिलेगी। अगले 5 वर्षों में 100% भारतीय उत्पादों को कवर करने के लिए समझौते पर विस्तार किया गया है। लगभग 70% ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त और रियायती पहुंच मिलेगी। सीता माता का 251 फीट ऊंची प्रतिमा, इनको देखते हैं। सीता माता का ऊंची प्रतिमा तो बिहार के सीतामढ़ी जिले के राधोपुर बखरी में सीता माता की 251 फीट 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। यह भारत में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा तथा इनका निर्माण रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा करवाया जा रहा है। यहाँ देश का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। सीतामढ़ी में स्थापित होने वाला सीता माता की प्रतिमा के प्रचार प्रसार के लिए 14 जनवरी से रथ यात्रा रवाना की जाएगी, जो संपूर्ण देश भर में भ्रमण करेगी। क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान असम। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के सिलचर के क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है। इस परिसर का विकास जो है भारत सरकार के उद्यम राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण निगम द्वारा किया गया है। तवांग युद्ध स्मारक, इसके बारे में देखेंगे तो 21 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में विस्तारित पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक को वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के 60वें वर्ष पर देश को समर्पित किया है। तवांग में युद्ध स्मारक 1962 में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के याद में दिलाता है। आगे है 1962 में बुनियादी ढांचा बहुत खराब होने के बावजूद भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिकों की कुर्बानी दी गई थी। आगे देखते हैं यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022। 22 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया है। योगी आदित्यनाथ ने भाग लेने वाले अफ्रीकी छात्रों को वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या जैसे प्राचीन शहरों और राज्य के अन्य शहरों की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया है। हैकाथॉन जिसे एक
कोड फेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, एक सामाजिक कोडिंग घटना है जो कंप्यूटर प्रोग्रामर और अन्य इच्छुक लोगों को एक नया सॉफ्टवेयर बनाने या सुधारने के लिए एक साथ एक मंच पर लेकर आता है। धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय त्रिपुरा 29 नवंबर 2022 को दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम के मनुबांकुल में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। डीडीबीयू के आधुनिक शिक्षा के अन्य विषय पाठ्यक्रमों के साथ साथ बौद्ध शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला बौद्ध संचालित विश्वविद्यालय बनने की उम्मीद है। बौद्ध धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं जीवन के अनुभवों पर आधारित है, जिसमें बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित है। आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले राज्य 23 नवंबर 2022 से यूरोपीय संघ की संसद ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रूस को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया है। यूरोपीय सांसदों ने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक देश बताने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया है। यूरोपीय संसदीय अनुसंधान सेवा के मुताबिक अब तक 4 देशों ने लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और पोलैंड की संसद ने रूस को आतंकवाद के प्रयोजन राज्य के रूप में नामित किया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के मुख्य अतिथि भारत सरकार ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वह भारत द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह की मेजबानी करने वाले मिस्र के पहले नेता होंगे। कहाँ के मिस्र के पहले नेता होंगे और कौन है वो, तो वह हैं राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी। कौन है? अब्देल फताह अल सीसी हैं, मिसी नहीं है, सीसी हैं। आगे देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी देश के नेता को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की प्रथा है। इस पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे सुकोर्डो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अगला है इसमें वीर बाल दिवस। क्या है? वीर बाल दिवस 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। यह दिन साहिबजादों यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका, इस दिन साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह की शहादत हुई थी। उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। उन्होंने अधार्मिक मार्ग पर चलने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। 4 साहिबजादे अन्याय के आगे कभी झुके नहीं और वे एक सामंजस्यपूर्ण विश्व बनाना चाहते थे। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है जीआई टैग, और इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। आप लोग शेयर करेंगे तो हमारे चैनल पे व्यू भी ज़्यादा आएंगे और मुझे पढ़ाने में भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा। इसलिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। दूसरे वीडियो में हमारे बहुत सारे व्यू गए हैं, तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। अगर ये व्यू ज़्यादा से ज़्यादा चले जाएंगे तो मैं इस बुक का PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।